तो आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के जो पेपर होंगे 12 अक्टूबर को होंगे। काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने से प्लस का टाइम है। तो हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की, ऐसे मेंस के पेपर वाइज पेपर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने 71वें बीपीएससी की स्ट्रेटजी को भी दिया हुआ है, तो आप वो चैनल पे देख सकते हैं। आज हम डिटेल यूपी पीसीएस का जो डाइवर्सिफाई एक सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिफाई सिलेबस है जो कि डिटेल डिस्कशन से ही जो है ना आपको क्लियर होगा कि पेपर जो बनाते हैं अटपटे से क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द पेपर, हम ये डिसाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो आज हमारे इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी डिटेल बताऊंगा मैं कि कैसे आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और कैसे एक पेपर के क्वेश्चन जो आते हैं उनको समझेंगे, क्योंकि इनका कुछ जो ऐसा फैक्टर होता है जिसके बेस पे ये पेपर बनाते हैं। जो अटपटे से क्वेश्चन आते हैं उनका क्या बेस है, किस लिए आते हैं, करंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये चीज़ें हमें डिटेल सिलेबस से समझ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जो है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी लास्ट डेट आने वाली है। तो आप अगर मान लो 5 अप्रैल से भी देखा जाए तो 12 अक्टूबर 2025, तो मोटा मोटा आप देखो तो आपके जो है 6 मंथ प्लस है। ठीक है, तो इसमें जो है आप प्रीलिम्स भी आराम से निकाल सकते हो। बेसिक अगले आपका तैयार नहीं है, प्रीलिम्स से भी निकाल सकते हो और मेंस के भी आधी ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। मैं पूरा नहीं बोलूँगा क्योंकि यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ है, तो यहाँ पे आपको 1 साल का पूरा टाइम देना पड़ता है मेंस और प्रीलिम्स का। इसलिए मैं अभी 6 मंथ को केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा सिलेबस का। जब हम मेंस का डिस्कशन करेंगे तब हम इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जीएस पेपर जो होते हैं आपके, पहले तो पीसीएस का एक ओवरव्यू समझिए। यूपी पीसीएस जो होता है इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। ये फंडामेंटल है उनके लिए जिन्होंने कभी पेपर नहीं दिया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन को ईजी से समझेंगे, पेपर को, जो पेपर होगा आपको ईजी समझेंगे। जीएस 1 होता है, जीएस जो है 2 होता है। ठीक है, जीएस 1 में जो होता है उसमें तो आपका जीएस का पूरा आता है, जो मेरिट बनती है इसी बेस पे बनती है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। लेकिन जीएस 2 में आपको 33% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, इसमें जो होगा, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा, इसमें 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरिट बनती है वो 150 क्वेश्चन में बनती है। चूँकि हम यूपी पीसीएस का ही पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो हम पहले ये जानें कि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, मतलब कितना क्वेश्चन सही करना है। तो जो अभी का कट ऑफ आया इस साल वाला, वो माना जा रहा है 85 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन में से? 150 में से। थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि पेपर टफ होता है, तो ये क्वेश्चन जो है, तो आप देख लीजिए 65% के आसपास आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, 150 में से। देखने में नंबर कम है, लेकिन ये लाने में भी हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। 80 के ऊपर जो है दिक्कत आने लगती है। तो और जो GS2 है, GS2 में तो बता ही दिया आपको 33% क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। इधर वाले ये भी 200 नंबर के होंगे, 150 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको 66 नंबर लाने हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे अब ओवरव्यू देखते हैं, जैसे कि पहले देख ले कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जीएस में आपका जनरल साइंस होता है। ठीक है, करंट आएंगे और इंडियन हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मोटा मोटा जो है। पॉलिटी, गवर्नेंस, देखो यहाँ पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों दिया हुआ है ना, तो ये अलग अलग टॉपिक है दोनों। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, ये जो इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक्स हो गया। सोशल डेवलपमेंट जो सामाजिक विकास है, ये एक अलग टॉपिक है। ऐसे हम डिटेल आगे देखेंगे। इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये देखिए ये सारे टॉपिक हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हम जो है सारा आगे देखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ टॉपिक, और जो ये टॉपिक है उसमें क्या चीज़ पूछते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है सिलेबस में कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। लेकिन इन्होंने की फोकस एरिया जो बनाया ये बता कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स बोथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स। अब यहीं पे ये क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। करंट क्वेश्चन ये जो पेपर बनाने वाला है वो कहता है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इनके बेस पे ही आपको क्वेश्चन जो है आएंगे। ये नॉलेज ये कहाँ मिलेंगे आपको, न्यूज़पेपर से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से मिलेंगे। यदि आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं और आपके पास टाइम है तब तो आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, ठीक है। कौन सा पेपर फॉलो, एक लोकल पेपर आपको देखना पड़ेगा, दैनिक जागरण, ठीक है, या फिर दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान यूपी के लिए, ठीक है। एक आपको जो है द हिंदू देखना पड़ेगा इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि यूपी स्पेशल के भी करंट आएंगे ना, तो आपको लोकल न्यूज़पेपर देखना होगा एक रिसेंट के। अगर आपके पास टाइम है, आप फंडामेंटली स्टार्ट कर रहे हैं तो, नहीं तो इसको कट करिए आप। घटना चक्र की ईयरली जो दृष्टि आती है 2025, तो इसका पिछले साल का और इस साल का जो एग्ज़ाम पहले आएगा वो दोनों आपको 2-3 बार 5 बार जो भी हो समझ के पढ़ना है। और घटना सार को भी पढ़ना है। घटना सार छोटी सी आती है, वो 6 मंथ का कंपाइलेशन है प्लस ईयरली कंपाइलेशन पीसीएस के लिए। तो घटना सार जो होता है ये भी घटना चक्र का ही है, घटना चक्र की तरह ही है, लेकिन इन दोनों की जो लैंग्वेज है, जैसे घटना सार की लैंग्वेज बड़ी ईजी है, इसकी थोड़ी सी डिटेल में लिखी होती है। तो आप ये दोनों चीज़ें देखेंगे ना, अगर न्यूज़पेपर देखने का टाइम नहीं है तो। हालांकि न्यूज़पेपर देखने से थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है तो ये चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो यहाँ पे ये पहला टॉपिक हमारा करंट का कंप्लीट हुआ। करंट में मैंने आपको ये भी बता दी, बुक भी बता दी मैंने आपको जो है, इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर का भी बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। करंट के 30 क्वेश्चन आएंगे, प्लस ही रहेंगे, वेरियस टॉपिक होते हैं इसमें, आगे डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जो है कुछ जीएस के टॉपिक से भी घूम के आते हैं। अब अगला है आपका जो दूसरा टॉपिक आ गया, आपका आगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का इतिहास तो आपको समझना ही समझना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इतिहास से संबंधित है, लेकिन ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। आंदोलन पे आप स्पेसिफिक नॉलेज रखो। ये कैसे रखेंगे, पहले हम देखते हैं कि इन्होंने की फोकस एरिया क्या बनाया हुआ है आयोग ने, उसके बाद में आपको बुक्स बताता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ना। तो ये आपकी समझ जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एस्पेक्ट भारतीय इतिहास का है, उस पर समझ होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन 2019 वाले पेपर में अकबर के बारे में पूछा गया था। अकबर के बारे में पूछा गया था। अकबर के समय पे जो शादी होती थी, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो वो क्यों आया था, क्योंकि आपको सोशल जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार पूछे जाते हैं मुग़ल भारत के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं कि लगान की दर क्या थी क्या नहीं थी, या फिर जो है दक्षिण भारतीय जो इतिहास है चोल राज्य से, पांड्य राज्य से, कि कैसे वहाँ के ग्राम के सिस्टम थे। तो ये पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो ये इसीलिए पूछते हैं कि ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की बात होगी ना। अभी कह रहे हैं सिनोप्टिक व्यू ऑफ नेचर एंड करेक्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट एंड इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है कि आपको एक सिनोप्टिक व्यू होना चाहिए, कौन सा चीज़ कब घटा है। सिनोप्सिस की बात सुनी होगी कहीं आपने, सिनोप्सिस की बात सुनी होगी। एक घटनाक्रम, जो घटनाक्रम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सिनोप्टिक व्यू होना चाहिए। जो फ्रीडम का मूवमेंट हुआ था, जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के, और कैसे राष्ट्रीयता का विकास हुआ था, कैसे आज़ादी मिली थी, तो ये आपका सिनोप्सिस व्यू है। एक सिस्टम से आपको पूरा तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है चीज़ें दिया हुआ है। इस चीज़ के लिए अब भारतीय इतिहास का एक ब्रॉड सेक्टर है, इसमें यूपी पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी टफ होता है इतिहास का। तो फंडामेंटली आपको पहले तो एनसीईआरटी देख लेनी है।
फंडामेंटली बेसिक के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी देख सकते हो आप। किसके लिए भाई? मिडिवल के लिए और आपके एंशिएंट के लिए, सॉरी एंशिएंट के लिए। एनसीईआरटी देखने के बाद में एक बुक आपको डिटेल वाली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो एक डिटेल वाली जो बुक होगी, क्योंकि यूपी में इसका लेवल थोड़ा टफ होता है, मिडिवल का, एंशिएंट का और मॉडर्न का भी, लेकिन इसका जो है, जो मिडिवल एंशिएंट है, थोड़ी डिटेल में आती है। डिटेल से आपको काफ़ी हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल, तो आप एनसीईआरटी तैयार करेंगे, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन एक किताब आपको दूसरी पढ़नी पड़ेगी। तो आप डिटेल के लिए बुक ले सकते हैं एसके पांडे की। एसके पांडे की मिडिवल एंशिएंट जो है यूपी पीसीएस के लिए आती है, उसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आपका इधर से मिडिवल और मॉडर्न हो जाएगा, क्योंकि सतीश चंद्रा पढ़ेंगे। सतीश चंद्रा यूपीएससी के लिए है, उसमें जो इसमें पूछा जाता है वो नहीं आता, क्योंकि इसमें जो डिटेल पूछी जाती है काफ़ी अंदर से पूछी जाती है। एक बार मिडिवल के लिए आप जो है पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ही लेंगे तो इसमें आपका बेसिकली तैयार हो जाएगा, जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, कहानी की तरह ही है। लेकिन अगर आपको फैक्ट थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे डिटेल्स पूछी जाती है डेट वगैरह की, तो एसके पांडे आपको लेना पड़ेगा। एसके पांडे आपको पढ़ना पड़ेगा। एसके ओझा करके किताब आती है, परीक्षावाड़ी की भी आती है छोटी सी, उसमें भी काफ़ी फैक्ट दिए हुए हैं। ओवरव्यू अगर तैयार रहेगा तो आप वो भी देख सकते हो। और इसके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आप राजीव वही कोई देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो राजीव वही देखा जाएगा, बस राजीव वही देखा जाएगा, क्योंकि उसमें फैक्ट दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग भी उसमें बनाया हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आप देखिए जियोग्राफी की बात करते हैं। मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हिस्ट्री का पूरा कर दिया, दूसरा टॉपिक भी क्लियर कर दिया आपको। किताब बता दी, आपको बता दिया कि क्वेश्चन पेपर क्यों पूछना चाह रहा है ये भी बता दिया, और ये बुक की भी बता दी फंडामेंटल के लिए। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से रिवाइज कराएंगे, अच्छे अच्छे नोट्स ला के साथ में। फ्री में भी आर्टिकल पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे हम लिंक भेज देंगे, क्योंकि कई मटेरियल तो पीसीएस के लिए बहुत सारे पड़े हुए हैं, पढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये हो गया। अब तीसरा टॉपिक आता है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं ओनली वन सॉल्यूशन दूंगा। बहुत लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, आपके पास बहुत टाइम है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप महेश बरन वाला पढ़ लीजिए यूपी पीसीएस के लिए बस, क्योंकि वो एनसीईआरटी की समरी और सारे एस्पेक्ट उसमें क्लियर किए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इसके भी। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, लिस्टिंग होती है, वो आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग में वही चीज़ें रटने वाली। इंडियन ज्योग्राफी की जो फिजिकल है, सोशल, इकोनॉमिक है, तो वो है तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, लेकिन वो महेश बरनवाल ने वैसे ही वो किताब समरी करके लिखी हुई है कि आपको क्वेश्चन उधर से आ जाते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इधर देख लेते हैं, मैंने इसकी भी बता दिया आपको, ज्योग्राफी का भी टॉपिक बता दिया, ठीक है। एक बार महेश बरनवाल पढ़ के देखना, आपको ज्योग्राफी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी पीसीएस के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर यूपीएससी की बात होती है, हम ली सियोंग की बात भी करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ में। महेश बरनवाल यहाँ नहीं चलता, ली सियोंग पढ़ना पड़ता आपको, साथ में ये पढ़ना पड़ता, क्योंकि उसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल का होता है। अगला जो टॉपिक हमारा आ गया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ में गवर्नेंस जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि इंक्लूड सच टॉपिक एज द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, फोकस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडियन कल्चर ना। तो ये सारे टॉपिक इसमें कह रहे हैं कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये टॉपिक इंक्लूड हो गए इंडियन पॉलिटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जो भी संविधान बना है, संविधान के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है, इसके बारे में, इसीलिए कई बार करंट में क्वेश्चन आ जाते हैं।
पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज तो स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट ही होता है। पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू जो भी हैं, तो ये सारे टॉपिक हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपको ये टॉपिक इंक्लूड होंगे ना इसके साथ में, इंडियन पॉलिटिक्स साथ में। तो इसमें डिटेल फंडामेंटल जिसका अभी स्टार्ट करने जा रहा है उसको लक्ष्मीकांत ही पढ़ना चाहिए, मैं भी बोलूँगा यही चीज़। लक्ष्मीकांत जो है वो काफ़ी समझा के दिया हुआ किताब, देखने में मोटी है लेकिन आप सिंपली पढ़ सकते हो। जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और सारी चीज़ें उसमें कवर है, ठीक है। ये बेसिक की बातें चल रही सब्जेक्ट की। अभी हम बताएंगे कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, वही बताएंगे। पहले पूरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर जीएस और सीसेट दोनों में कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे ये भी डिस्कशन करेंगे, फिर ये वीडियो ख़त्म होगा। अब आप देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की इशू की बात हुई। इसमें ये कह रहे हैं कि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ये सारे टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सतत विकास पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, गरीबियों के प्रकार के बारे में क्वेश्चन कई बार है। समावेशन कैसे हो रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चन है। डेमोग्राफी सिंपली बोले तो जनगणना है, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव की बात हो रही थी, ये जो योजना के क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी योजना कब चलती है, वो यही क्वेश्चन इसी के लिए पूछा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन और जो पर्यावरण है उसका क्या रिलेशनशिप है, शहरीकरण का क्या प्रभाव है। तो इस सबसे रिलेशनशिप का क्वेश्चन क्या बनता है, करंट का क्वेश्चन बनता है। जो करंट में क्वेश्चन जैसे कोई मुद्दा टॉपिक में चलता है उसके बारे में पूछा जाता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है आपका कोई संस्था है उसके बारे में कुछ पूछेंगे। शहरीकरण के डाटा के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें दिया इसीलिए क्योंकि इन्हीं से इनको एक लेवल मिलता है पूछने का। अब इसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, फंडामेंटल के लिए हम तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी इकोनॉमी की पढ़ लेंगे 9-10 की, ठीक है। ठीक है, क्लास 9 की, क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसमें हमें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम करंट अफेयर में जो योजना वाला सेक्शन होता है स्कीम्स के बारे में पढ़ लेंगे, और घटना चक्र में जो भी सतत विकास वाले क्वेश्चन हैं और करंट में जो डाटा वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, और उसके साथ में हम जो है जनगणना और शहरीकरण जैसे जो टॉपिक हैं इनके जो डाटा हैं वो सारा हम तैयार कर लेंगे, परिभाषा तैयार कर लेंगे। परीक्षावाड़ी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें दोनों सतत विकास के बारे में, जनगणना और शहरीकरण का छोटा पतला सा किताब आता है, तो उसमें क्वेश्चन प्रीवियस के भी दिए हुए हैं और इनके जो भी इनके परिभाषा वो भी दिए हुए हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पॉवर्टी इंक्लूजन है, सो और ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में कंप्लीट हो जाएंगी, एक बार बेसिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैंने ये भी बता दिया कि बेसिक कहाँ से तैयार करेंगे, और मैंने ये बता दिया क्यों पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं। ये तो हमारे इकोनॉमी वाला सेक्शन का हो गया, क्योंकि इसमें हमें केवल एनसीईआरटी 9-10 पढ़नी है, वही फंडामेंटल वालों के लिए। किसी ने अगर पेपर दिया है तो उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी समझ इतनी हो जाती है, 1-2 बार पेपर देते देते उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि सीधे टॉपिक हैं। यही चीज़ें हमें वहाँ से ढूंढनी है, इनकी परिभाषा पढ़नी, इनके प्रकार पढ़ने हैं। जैसे लॉरेंज कर्व के बारे में पूछते हैं, ठीक है, लॉरेंज कर्व के बारे में कई बार पूछा हुआ है। तो ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो रोजगार से संबंधित है, पॉवर्टी से संबंधित है, उस टॉपिक के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा ना, जब इसमें दिया हुआ है तो। अब अगला हमारा जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंटल है। देखो जनरल इशू और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी ना, सामान्य रूप से जो भी इशूज़ आ रहे हैं पर्यावरण उसके बारे में पूछ रहा है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ रहा है ना। तो इसमें कह रहे जनरल अवेयर्स रिक्वायर्ड, नो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नीडेड, मतलब कि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, ये एक घटना चक्र की किताब आई, सॉरी घटना चक्र की भी इन्वायरमेंट की किताब है, और दृष्टि ने भी लाई है। दृष्टि वाली किताब मेरे काफ़ी अच्छी लगी इस चीज़ की, पर्यावरण के लिए। उसमें प्री मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा, जिस थ्री में जो पर्यावरण आता है वो भी इसमें से क्लियर हो जाएगा, और ये डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का जो बेसिक है कंसेप्ट, अगर टफ पेपर बनेगा तो उस किताब से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये पुराने पेपर से ज़्यादातर आता है, पुराने पेपर प्लस करंट से ही आता है, इसके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि जनरल अवेयर्स रिक्वायर्ड, इस सीधा यही पूछेंगे कि फलाने संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
या फिर जैसे बायोडाइवर्सिटी अधिनियम है, इसमें क्या चीज़ नहीं है क्या चीज़ है, एक बेसिक नॉलेज पूछेंगे। तो वो आप चाहे वो किताब देख लो चाहे परीक्षा वाली देख लो, उसमें से आपका फंडामेंटल तैयार हो जाएगा। आगे हम देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप इसमें अगर देखो तो इसमें सीधा सी एक चीज़ क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस एज एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल विदाउट स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक स्टडी। यानी कि क्लास 10 तक का अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको नॉर्मल चीज़ों के बारे में नॉलेज है। दूध कैसे जमता है, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से जमता है, बर्फ़ से पानी कैसे बनता है, या फिर नींबू में कौन सा एसिड होता है, दर्द के लिए कौन सी गोली खाई जाती है, ठीक है, फ्रिज किस बेस पे काम करता है, वॉशिंग मशीन किस बेस पे काम करती है। तो हाई स्कूल तक आप साइंस पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको उसमें मिलती ही है ना। तो ये उसी बेस पे क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर लो, प्लस आप एक जो है बेसिकली जो है अगर कहा जाए तो या तो लूसेंट पढ़ लो या तो कोई समरी हो एनसीईआरटी की उसको पढ़ लो, जैसा आपके पास उचित टाइम हो। तो इसके साथ में जो ये GS1 का कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए कहीं भी यूपी PCS के सिलेबस में कहीं भी ये नहीं दिया यूपी स्पेशल के बारे में नहीं दिया, लेकिन यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ बनते हैं? करंट में बनते हैं। सिलेबस में तो इन्होंने नहीं दिया, तो आपको करंट में यूपी स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। ये लिखा है ना, हैव जनरल नॉलेज अबाउट द अबव सब्जेक्ट स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, बस इतना लिखा कि उत्तर प्रदेश के संबंधित में भी अगर कोई डाटा मिलता है तो आपको पढ़ना है। ये तो ऐसे दिया हुआ है कि आप ये बोल सकते हो कि हाँ क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी मजबूत होनी चाहिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे आप मजबूती से करें। तो पहले तो आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा, 5 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न देखना पड़ेगा। उसमें हम देखेंगे करंट अफेयर के कैसे टॉपिक में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हम कैसे देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, पॉलिटी के कैसे हो रहे हैं। तो ये हम एक 5 साल का पेपर उठाएंगे और इसमें हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिटी का एक पैटर्न हो गया, आपका हिस्ट्री का पैटर्न हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार ही आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से, है ना। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज जो घटना चक्र आती है, घटना चक्र आती है, इसको सभी करेंगे। कोई पेपर दिया है नहीं दिया, वो सारे उसमें से करीबन 10 साल तक के, वैसे 5 साल के पेपर का पैटर्न देखेंगे और 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें और स्टेट का भी दिया है लेकिन उसका नहीं देखेंगे, हम केवल किसका देखेंगे, यूपी का देखेंगे। ठीक, इतना हमने देख लिया। इतना देखते हैं तो हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया। बेसिक बुक्स मैंने बता दी। और एक जो है आप 30 क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे लेवल के टेस्ट सीरीज लगाएंगे। बुक लिस्ट मैंने ऊपर दे दी है आपको। यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न के बारे में बता दिया। अब मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दे रहा हूँ कि कोई भी बढ़िया लेवल का टेस्ट सीरीज आप लेके और सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन का। नया पैटर्न इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके साथ आपके करंट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन पेपर, 15 जो है आपके 150 क्वेश्चन आ गए, तो आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 4500 क्वेश्चन बन गए। 4500 क्वेश्चन में आपके करंट भी हैं और आपका बेसिक भी है, ठीक है। लाने कितने हैं, अपने को लाने हैं 92 क्वेश्चन सही करके, क्योंकि 85 जाता है। यहाँ भी दिक्कत है, 5 क्वेश्चन गलत सही होते हैं। आयोग ही गलत क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है। 92 प्लस आपका सही होना चाहिए जब भी आप प्रीलिम्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका GS1 का स्ट्रेटजी भी हो गया, और ये 6 मंथ में आराम से निकल सकता है। आप 3 आवर्स अगर पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो जिसमें आप 2 घंटे तो आपका बेसिक अगर तैयार कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, तो आप इधर देख सकते हैं एनसीईआरटी में, और 1 घंटा आप इस पेपर को शुरू से देखना चालू करेंगे। अब यहाँ पे स्टडी सबसे बदल के चेंज कर दी मैंने ना, ये बता दिया मैंने क्यों शुरू से देखना शुरू करेंगे। मतलब आपको बेसिक तैयार नहीं, लेकिन आप शुरू से ही जो है क्वेश्चन पेपर के या घटना चक्र के क्वेश्चन पढ़ना क्यों शुरू करेंगे। उसके अंदर एक फैक्ट आता है घूम के, उसका मतलब ये है, ये फैक्ट है क्योंकि आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं रोज़। उस पैटर्न से आपको क्या करेंगे, जब बेसिक पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखेगी कि हाँ ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था।
2 घंटा आपने क्या करना है, 2 घंटा तो आपने बेसिक फंडामेंटल देखना है, जो बेसिकली पहली बार पेपर देने जा रहा है। और 1 घंटा आपको जो भी 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए, 40 समझ में आए, कुछ भी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 क्वेश्चन पर डे भी अगर पढ़ते हैं तो 6 महीना आप देख लीजिए, 1500 क्वेश्चन 1 महीने का हो गया, और 6 महीने ये देख लीजिए, 9000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो ये प्रीलिम्स के पहले पेपर की स्ट्रेटजी है, हमने ये डिस्कशन कर लिया। हमने पूछा कि दिखाया कि सिलेबस कहाँ से कैसे बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं आपका जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 देख लेते हैं। उसमें क्या क्या ओवरव्यू है क्वेश्चन के और कैसे ये निकाला जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करा सकता मैं, लोगों को बस इतना ही समझा देता हूँ, उतने से निकल जाता है। पहले तो आप देखो, यहाँ पे शुरुआत हो रही जनरल हिंदी से। इस पेपर 2 में जनरल हिंदी पूछ रहे हैं 10वीं लेवल की, विलोम, संधि, भाषा, इसके बारे में आता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, इंग्लिश दोनों में। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है, और जनरल इंग्लिश भी 10th लेवल तक है। तो ज़्यादातर यूपी में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी और इंग्लिश तैयार कर लेते हैं और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तैयार कर ले रहे हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। इन्हीं 3-4 टॉपिक से इनका प्रीलिम्स निकल जाता है, 35+ क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। इधर की चीज़ों के लिए नहीं। अब इधर देखो सिलेबस में क्या दिखा रहा है, देख लेते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक में जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए, इंटीजर्स आ गए, रेशनल नंबर्स आ गए, रियल नंबर, डिवाइजर, प्राइम इंटीजर्स, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन आ गया, परसेंटेज आ गई, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, वर्क एंड टाइम, स्पीड हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, ये चीज़ें हैं। अलजेब्रा में जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, एलसीएम, एचसीएम है, रिमाइंडर थ्योरम है, तो ये आ गया। सेट थ्योरी जैसे नल सेट हो गया, सबसेट हो गया, प्रॉपर सेट ऑपरेशन हो गए, ये चीज़। ज्योमेट्री में भी आ जाता है, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्स, ट्रेपोजियम। और स्टैटिक्स में आप अगर देखो तो डाटा कलेक्शन, ये सब कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एसएससी की कोई तैयारी करके आया है या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो सब इसमें निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। फिर उसके बाद देखिए जनरल इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं। जनरल इंग्लिश में आपका कंप्रीहेंशन है, बताया था, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी यूजेस, आइडियम, फ्रेज, फिलिंग इन ब्लैंक्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और समान हिंदी में अगर देखें तो समान हिंदी में है आपका हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह हो गया, आपका शब्द रचना हो गया, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वर्तनी हो गया आपका, अर्थबोध हो गया, हिंदी भाषा में जो शुद्धि होती है या उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली है, तो ये सब जो है आता है। देखने में काफ़ी भारी लग रहा है ये। यहाँ हम देख लेते हैं ना, यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं इस चीज़ का। देखिए ये सारी चीज़ें हिंदी की भी है ना, तो ये जो सिलेबस है यही है सिलेबस पूरा सिलेबस यही है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, चर्चा भी इसी चीज़ की है ना कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो पहली बात है कि सी सेट के लिए बहुत प्रेशर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि समान हिंदी जो है हर साल पुराने पेपर से ही आ रही है। पुराने पेपर 10 साल के हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं,
हिंदी वाले जो भी सारा क्वेश्चन रटने हैं, केवल रटने हैं। परीक्षावाड़ी ले लो और या फिर ले लो आप घटना चक्र, और ये जो है सीसेट के क्वेश्चन सारे हिंदी के रट लो। ओके। रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, ये भी कोई नए नहीं बनाए जा रहे, सेम पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन इधर से निकल जाते हैं। इधर ही हो गया आपका 32। अभी आपका रीजनिंग और मैथ का बेसिक क्वेश्चन, एकदम आसान से जो क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा पढ़ने नहीं पड़ते, वो हो गए। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश का बनता है, जिसको इंग्लिश थोड़ी सी आती है, वहाँ से वो 10 क्वेश्चन निकाल के ले आता है आराम से। नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कम्युनिकेशन स्किल के रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए पीसीएस में आए हुए, तो उससे भी आप वह 7 से 8 क्वेश्चन निकालेंगे, 5 से 8 क्वेश्चन निकाल लेंगे। आपको पूरा पेपर देखना ही नहीं है, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50% में से आपके कितने भी गलत होंगे काट पीट के, 35 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। तो सीसेट में आपको केवल इतनी चीज़ें देखनी है और इसको देना है मात्र 60 डेज़। 60 डेज़ एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि जब 2 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद जब आपका दोबारा पेपर होता है, बीच में टाइम मिलता है 3 घंटे का, उसमें आप कुछ रिवीजन इसका कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का कर सकते हैं, कुछ हिंदी का कर सकते हैं। तो ये आपका सीसेट आराम से क्लियर हो जाता है। तो आज हमने चर्चा कर ली प्रीलिम्स के पेपर की, है ना। प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया, बुक की लिस्ट बताई और पढ़ने की एक स्ट्रेटजी बताई। यूपी पीसीएस 2025 के लिए हमने ये बता दी, यूपी पीसीएस 2025 के लिए हमने बताया। ऐसे ही मैं रिव्यू ले आऊँगा समीक्षा अधिकारी का, स्पेशलिस्ट मैं उसका, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि होगा आपका जुलाई में, जुलाई वाले एग्ज़ाम के लिए। और मैं चैनल के माध्यम से नोट्स का डिस्कशन भी करूँगा, पढ़ाऊँगा भी। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। सक्सेस पाथ ऑनलाइन की अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। बाय बाय।